हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जो है आपका, उसके लिए आप सभी को पता है कि हमने अपना बैच जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आप सभी ने अगर उसकी प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो आप सभी जगह पहले उसे चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगी। प्लस में इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 8 है उसकी साइंस कराऊंगी। साइंस का चैप्टर नंबर जो 8 है हमारा, जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी रिसेंटली आई थी, उसके एमसीक्यूज हम देखेंगे। तो ये वीडियो जो है ये स्टेम के लिए भी है एंड AFPS के लिए भी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि AFPS में भी क्लास 8 तक के जो साइंस है वो आ रही है, इसीलिए ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो इतने मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। इतने आप सभी जल्दी से लाइक का बटन दबा के मुझे अपनी अटेंडेंस जो है वो मेंशन कर दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाता है कि कितने बच्चे मेरी क्लास को अटेंटिवली देखते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है एंड आप सभी को पता है कि आप किस तरीके से MCQs के आंसर करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में पूरा फ्रीली आंसर देना है। जो भी आपको आंसर करेक्ट लगेगा आपको वो देना है एंड देन आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है या फिर कहाँ कहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर नहीं आता है तो आप सब भी जाकर दोबारा से एक बार एक्सप्लेनेशन की वीडियो देख लीजिएगा स्पीड ज़्यादा करके, क्योंकि अगर दोबारा देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको अपना टाइम जो है थोड़ा सा कंज्यूम करना चाहिए इस वजह से। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप सभी एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो मेरा मानना यही है कि स्पीड को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्पीड करते हैं तो फिर क्या होता है ना, हमारे सिर के ऊपर से जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हमें वीडियो जो है वो जल्दी से ख़त्म करनी है। दैट्स इट। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी के सामने ये रहा। वो है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, उनके बारे में हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसे चूज करना है। और आप सभी को पता होगा कि चैप्टर 8 साइंस का कौन सा है, आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस वाला। ठीक है, तो वही करा रही हूँ मैं। एक्सप्लेनेशन में पहले ही डाल चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके उसे चेक कीजिएगा। बाकी चैप्टर्स भी मैंने कराए हैं, जैसे 1 है, 2 है, 4 है, और भी बहुत सारे कराए हुए हैं, तो आप सभी वहाँ पे जाके देख सकती हैं। तो जल्दी से क्विकली आंसर दीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो एक टिश्यू में परफॉर्म करते हैं। सेकेंड है आपका कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनको फूड की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। एंड जो आपका डी है वो है ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मूव चिला, यानी कि वो अपने चिला के थ्रू मूव करते हैं। तो क्या आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी, बिल्कुल फास्ट कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिखना है क्वेश्चन 1 एंड अपना ऑप्शन, यानी कि अगर आपको ए लग रहा है तो ए लिखो, बी लग रहा है बी लिखो, सी लग रहा है सी लिखो, या फिर डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं मुझे। मेरे ख्याल से आप सभी को क्वेश्चंस तो बहुत क्लियर हो गए होंगे। जो आपका क्वेश्चन है वो है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आपको पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ओनली एक ही सेल होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक सेल वाला। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? लाइक हमारा बैक्टीरिया जो है उसके पास एक सेल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसके पास भी एक सेल होता है। मल्टी सेलुलर कौन होते हैं? मल्टी सेलुलर वे होते हैं जैसे कि हम सब ह्यूमन बींग्स एंड काउ, डॉग, जितने भी एनिमल्स हैं मोस्टली हमारे, ये सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर जो है इन्होंने कहा है कि वो एक टिश्यू में परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये तो गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड, इन्होंने कहा है कि उन्हें फूड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हर एक लिविंग थिंग को फूड की रिक्वायरमेंट होती ही है। जैसे कि प्लांट्स जो है वो भी लिविंग थिंग है, तो उनको भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और वो किससे लेते हैं? फोटोसिंथेसिस जो है उस प्रोसेस को परफॉर्म करके ही तो वो लेते हैं ना फूड। सनलाइट, वाटर एंड आपका जो वो होता है क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से वो अपना जो फूड है उसको बनाते हैं और फिर उसको लेते हैं, है ना। इसीलिए तो हर किसी लिविंग जो थिंग है उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। आपका सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो रिस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। जो रिप्रोड्यूस है मीन्स रिप्रोडक्शन, वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा एंड डी भी रॉन्ग होगा। वाई? बिकॉज हर कोई यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो चिला के थ्रू मूव नहीं करता है। ये कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक ऐसे होते हैं, सभी के पास अपनी अलग अलग जो वो है मूव करने के लिए वो होती है। तो एक्सप्लेनेशन भी आप सभी देख सकते हैं। देखिए जैसे कि जो अमीबा है,
अमीबा जो है वो भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और आपका मैंने बैक्टीरिया बताया है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बताया है, पैरामीशियम बनाया है मैंने आपको, ठीक है। ये बहुत सारे जितने भी हमें जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ यूनिसेलुलर आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वेयर सिंगल सेल परफॉर्म बेसिक फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल्स, इन यूनिसेलुलर देयर विल बी ओनली वन सेल। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो टिश्यू होता है वो सिमिलर जो सेल्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिसेलुलर का मतलब है कि ओनली एक ही सेल जो है वो होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए एंड बी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी इज रॉन्ग बिकॉज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर देयर सर्वाइवल लाइक एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, और डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फॉर लोकोमोशन, यानी कि उनको अपना जो मोशन है उसको करने के लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि एक्स्ट्रा जो आपका एग्जाम्पल है वो हो जाएगा चिला एंड पीसोपोडिया, ठीक है। बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेजोरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद आवर नेक्ड आइज बिकॉज, यानी कि बहुत सारे जो सेल्स होते हैं, मोस्टली मेजोरिटी यही रहती है कि हम सेल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आंखों से देखने का मतलब ये है कि हम अपनी इन खाली आंखों से, मतलब जैसे मैं आप सभी को देख सकती हूँ, आप सभी मुझे देख सकते हैं, लेकिन क्या आप सभी मेरे अंदर की जो बॉडी के जो छोटे छोटे इतने सारे सेल्स हैं उनको देख सकते हैं? नहीं, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप आप उनको नहीं देख सकते हैं। सो यहाँ पे बिकॉज यानी कि क्योंकि पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिजम्स आर जनरली यूनिसेलुलर, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो मल्टी सेलुलर भी होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। थर्ड है सेल्स आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द बॉडी, एंड फोर्थ है आपका सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड हमें उनको देखने के लिए नीड होती है माइक्रोस्कोप की। और आप सभी ने भी आई होप देखा होगा, जो आपकी जो साइंस की टीचर है स्कूल में, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट कराया होगा, जैसे कि अनियन जो होता है उसकी हम झिल्ली से करते हैं, ठीक है। और हमने अपने टाइम पे तो बहुत सारे किए थे, जैसे कि मिट्टी में से भी हमने देखा था, और दही में से हमने देखे हैं छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं, और आपका जो वो होती है ट्री होता है उसमें से भी हमने देखा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अपनी टीचर को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हम खाली अनियन का ही नहीं बल्कि और भी चीज़ों का देखेंगे जो कि आपके स्कूल में और मतलब होती ही है, ठीक है। तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या है? सेल्स आर बेसिक यूनिट इफ लाइफ whose साइज इज़ वेरी स्मॉल टू बी सीन बाय आवर नेक्ड आइज, यानी कि उनके जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, और वो क्या है, वो बेसिक यूनिट होते हैं हमारी लाइफ की, आप सभी को पता है। और सेल को हम मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? नैनोमीटर का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सेल को मेजर कैसे किया जा सकता है? तो नैनोमीटर के थ्रू किया जा सकता है, एंड माइक्रोमीटर के थ्रू भी किया जा सकता है, और इनको देखा जा सकता है माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। तो आप सभी देख रहे हैं कितने सारे यहाँ पे सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये सेल्स हैं, राइट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेल्स कितने सारे अलग अलग है। एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, आपका बैक्टीरियल सेल है, और यस उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे आपको ये कुछ चार जो कॉम्बिनेशंस है वो दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट आपको करेक्ट करके बताना है, और नीचे का भी पढ़ना है। नीचे आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स विद रेफरेंस टू एन एनिमल सेल, यानी कि इनमें से जल्दी से देख के बताओ कि एनिमल सेल में कौन कौन से जो सेल में कौन कौन सी जो ऑर्गेनल्स है वो होते हैं। जैसे कि आपका एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हमारा एनिमल सेल में होता है मिटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, और एनिमल सेल को आप अपने से भी लगा के चल सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। क्या ये करेक्ट आंसर है? नहीं। क्यों? अभी बताती हूँ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो है सेल वॉल, न्यूक्लियस, रिबोसोम एंड क्रोमोसोम, ये भी नहीं करेक्ट है। थर्ड है आपका द सेल मेम्ब्रेन, मिटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम एंड क्रोमोसोम। उसके बाद फोर्थ है द सेल मेम्ब्रेन, रिबोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है एंड डी गलत है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एनिमल सेल के लिए रेफरेंस जो है वो पूछी गई है। तो एनिमल सेल में वो सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो सेल वॉल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में एंड डी में क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है। तो ये तीनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। द सेल मेम्ब्रेन, मिटोकॉन्ड्रिया, रिबोसोम एंड क्रोमोसोम्स। क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या मिलता है, जल्दी से बताओ। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? जीन्स होते हैं, जिससे कि हमारी जो हेरिडिटी है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, डीएनए। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए एंड बी आर रॉन्ग बिकॉज दे हैव अ सेल वॉल विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज इट हैज क्लोरोप्लास्ट विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी मैं आपको ये जो पिक्चर्स है वो दिखाती हूँ। देखो, ये है एनिमल सेल की एंड ये है प्लांट की, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्या क्या होता है? मिटोकॉन्ड्रिया है आपका, न्यूक्लियस है आपका, और साइटोप्लाज्म है, रिबोसोम है, और सेल मेम्ब्रेन है आपकी, जो कि हमें उसमें दी हुई थी, ठीक है। और आपका जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल आपको दिख रही होगी, ये बहुत ही पतली सी है। 1 सेकेंड, राइट। इसको हम क्लोज करके देखते हैं, इस साइड क्लोज करके, राइट। सो आपको ये सेल वॉल दिख रही होगी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे सर्कल की फॉर्म में है। साइटोप्लाज्म सब कुछ होता है, लेकिन इसके अंदर 2-3 जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा होती है, जिसकी सेल वॉल है आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, जिससे कि इसका जो पिगमेंट है वो ग्रीन रहता है, आप सभी को पता है। ऐसे ही यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि ये जो रिबोसोम है छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से ये हैं। और आपका जो साइटोप्लाज्म है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपका जो न्यूक्लियस है वो इतना बड़ा सा है सर्कल में, एंड आपका जो मिटोकॉन्ड्रिया है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, जैसा कि प्लांट में भी सेम है। तो मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि इनमें से देख के जल्दी से बताओ कि इनमें से जो न्यूक्लियस है उसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो रिबोसोम, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस एंड आपका जीन्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट किया है सभी के लिए वही क्लैपिंग, क्योंकि जो आपका रिबोसोम है वो अलग से होता है। मैंने अभी अभी आपको सेल के जो वो था स्ट्रक्चर, उसमें आपको दिखाया था फिगर में, जो एनिमल सेल है, ठीक है। तो आपके एक्सप्लेनेशन में भी सेम यही लिखा हुआ है, रिबोसोम्स आर द ऑर्गेनेल्स दैट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच आर कंपोज्ड ऑफ जीन्स। यानी कि उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर जीन्स होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिबोसोम आपका ये है। मैं इसको दोबारा से क्लोज करके दिखाना चाहती हूँ, राइट। सो आपका रिबोसोम क्या है? आपका रिबोसोम में छोटे छोटे जो ये सर्कल्स है ना, बहुत छोटे छोटे ये हैं। और आपका साइटोप्लाज्म क्या है? ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो पूरे में फैला हुआ है। और आपका न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस आपका ये है। और आपका क्रोमोसोम भी अभी हम देखते हैं, इस फिगर में होगा तो 1 मिनट। क्रोमोसोम आपका नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, वो क्या होता है? मैंने इतनी बार रिपीट किया है, इसका अंदर जो इसका आंसर है वो सबको करेक्ट देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है प्रोटोप्लाज्म, सेकंड है क्रोमोसोम, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट एंड फोर्थ है आपका साइटोप्लाज्म। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, साइटोप्लाज्म। क्योंकि जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? जेली लाइक स्ट्रक्चर जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म को हम देखते हैं अभी फिगर के थ्रू। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो ये फैला हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये क्या है? ये सब साइटोप्लाज्म है, ये है सेल, ये पूरा का पूरा ओवरऑल। एंड ये जो आपका 1 मिनट, ये जो आपका है सर्कल, ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि इनको जल्दी से हमें क्या करना है? पढ़ना है। और फिर नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है, द पेयर दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक इज। अब सभी को पता होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, उसमें डिफरेंस भी आता था आपके जो एकेडमिक ईयर के जो पेपर्स होते हैं उसमें। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अगर नहीं पता है, इसका मतलब साफ ये है कि आपने
मेरी वीडियो को देखने के बाद बुक को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, और अगर नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं है, आपको लगाना है उसे हाथ, ठीक है। उसको पढ़ना है और एक बार रिवाइज करना है। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मॉस एंड स्पॉन्ज, यीस्ट एंड अमीबा, बैक्टीरिया एंड अ ब्लू ग्रीन एल्गी, पेंसिलिन एंड स्पायरोगैरा। पेंसिलिन है यहाँ पे, ठीक है, पेंसिलिन एंड स्पायरोगैरा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ग्रुप के अंदर कौन आता है? उसके अंदर वे जो ऑर्गेनिजम्स है वो आते हैं जिनके पास जो न्यूक्लियस है वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक के अंदर होता है। यूकैरियोटिक के अंदर हम आते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है, लेकिन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन के जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, प्रोकैरियोटिक्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, अदर ऑप्शन प्रोवाइडेड आर कंटेन यूकैरियोटिक, सो आंसर सी इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जल्दी से, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो सेल है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी मैं कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी जो न्यूक्लियस है वो नहीं है, ओनली न्यूक्लियोइड है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको छोटा कर दें और आपका जो ब्लू ग्रीन एल्गी वाला सेल है उसको देखें, उसमें भी कहीं पे भी कोई भी न्यूक्लियस जो है वो नहीं दिखेगा, तो आपको दिखेगा न्यूक्लियोइड, इसलिए यहाँ पे आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि इनको जल्दी से देखकर बताओ और बताओ हमें कि कौन सा पेयर जो है वो इनहेरिटेंस मीन्स हेरिडिटी जो है उससे उसका कैरेक्टर जो है वो होता है। तो जो हमारी हेरिडिटी है वो बेसिकली हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आती है, सभी को पता है ये चीज़, और जीन्स जो है होते हैं वो होते हैं। और अगर हमें ये चेक करना हो कि जैसे कि कोई बच्चा है तो उसका पापा कौन है, हम उसको चेक करने के लिए उसका जो डीएनए है उससे हम उसको चेक कर सकते हैं। और डीएनए कहाँ पे होता है? सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स है, और उसके अंदर आपका डीएनए होता है, ठीक है। तो करेक्ट आपका ऑप्शन कौन सा होगा? अभी तक मैंने सब कुछ बताया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? क्रोमोसोम एंड जीन्स। इसका एक फिगर के थ्रू समझेंगे। क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. Chromosomes are present in nucleus. Genes are the part of chromosomes which consist of DNA. So here आप सभी देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर लगाया है और उसमें आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक सेल है, ठीक है। क्या है? ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको ये कुछ इस तरीके का, मतलब कुछ ऐसे 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 करके कुछ सब्सटेंस जो है वो मिलता है, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? ये जो आपका है ये क्या है? ये आपका क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के अंदर कुछ इस तरीके का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं आपका डीएनए। सो यहाँ से क्लियर है सभी को? क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज दैट इट, यानी कि आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है वो क्या होता है? जल्दी से वही देखकर बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल, यानी कि वो कंट्रोल करता है सेल के अंदर जो मटेरियल्स है उसके आने की एंट्री को और एग्जिट को वो कंट्रोल करती है। सेल मेम्ब्रेन आप सभी को पता है ना सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है दिखने में। अभी आपको दिखाती हूँ, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इतनी पतली सी लाइन जो बाहर से गई हुई है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, फास्ट क्विकली कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर दो अपने। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है, बिकॉज ये कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल। सो आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ ये भी पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन फैसिलिटीज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल फ्रॉम सेल्स, द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू दी सेल्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्स को शेप कौन प्रोवाइड करता है, तो वो भी करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसलिए आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस रेडी हो गए, और पिक्चर को देखने से आपको आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल वॉल होती है। तो अगर आपसे कोई पिक्चर से भी आइडेंटिफाई करवाता है तो भी आपको पता चलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन वाला। असर्शन
बोला हुआ है लीव्स हैव ग्रीन कलर, यानी कि लीव्स के पास क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो ये तो सभी को आता होगा भाई, ये तो बिल्कुल ट्रू है, हम सब ने देख रखा है। जो छोटी छोटी जो पत्तियां होती है, छोटी क्या बड़ी भी, पेड़ों की भी जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती है, उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब वो ग्रीन कलर क्यों होता है, रीजन में दिया हुआ है, ग्रीन कलर या फिर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स या फिर आपका हो सकता है पिगमेंट्स, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल जो उनके अंदर प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, उनकी वजह से होता है। सो रीजन भी करेक्ट है यहाँ से, असर्शन भी करेक्ट है, और दोनों की एक्सप्लेनेशन तो करेक्ट है ही, यानी कि रीजन जो है वो असर्शन की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आंसर है वो हो जाएगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करनी है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, सेकंड आपका द सेल इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस, थर्ड आपका क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, एंड आपका फोर्थ है सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस। सो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो जीन्स होती हैं वो आपकी कहाँ लोकेटेड होती हैं, आपके जो क्रोमोसोम्स है उसमें लोकेटेड होती हैं, जो कि इनहेरिटेंस जो आपका करेक्टर है वो कहाँ से हमें मिलता है, वो हमें मिलता है क्रोमोसोम की वजह से, और मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन सेल बट नॉट सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ओके, जो न्यूक्लियस है वो आपका सेल के अंदर लोकेटेड होता है, लेकिन सेल न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड तो नहीं होता है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियोस, जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोस के अंदर नहीं होता। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नॉट सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है वो किसमें सराउंड करता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में, ना कि सेल मेम्ब्रेन में। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था, सेल मेम्ब्रेन पूरा का पूरा जो सेल है इसका पूरा जो आउटलाइनिंग है वो कर रही है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ना कि ओनली न्यूक्लियस की। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका पहेली एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्लेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक, यानी कि जो पहेली और वो जो आपके दोस्त है और हमारे भी दोस्त है क्लास 8 तक, तो वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं कि जो पहेली है वो गलती से एक्सीडेंटली, गलती से मतलब कि कुछ भी मिस्टेकली, बाय मिस्टेक कह सकते हैं हम, वो फ्लेम के ऊपर, यानी कि जो आपकी आग होती है, फ्लेम मीन्स क्या, जो कैंडल होती है उसके ऊपर जो आग जल रही होती है, लो जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर गलती से उसका हाथ जो है वो पड़ जाता है और वो सडनली इमिडिएटली उसको हटा देती है एकदम से। जैसे कि आप सभी ने भी कभी कभी देखा होगा, हम भी बचपन में कभी कभी ऐसा कर देते थे, और आपने भी कभी किया होगा कि गलती से भाई अगर कुछ चीज़ ज़्यादा गर्म है और आपको उस पर हाथ पड़ जाए तो आप बिल्कुल सडनली उसको हटा देते हैं रैंडमली, ठीक है, इमिडिएटली आप उसको वहां से हटा देते हैं हाथ को, और आपको जो दर्द है वो फील होता है ना। तो ऐसे ही जो पहेली है वो करती है, शी फेल द सेंसेशन ऑफ हर्ट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ, यानी कि उसको क्या है, उसको सेंसेशन जो है वो होता है हर्ट में, एंड मतलब उसको एकदम से हार्ट में थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये क्या हो गया, दर्द हो रहा है, ठीक है, फील होता है ऐसा। और ये सब जो है ये उसने रिएक्शन जो दिया ये किसकी वजह से दिया है, आप सभी को पता है, ये देते हैं हम अपने नर्व सेल की वजह से, क्योंकि जो हमारा नर्व सेल है वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है, और ब्रेन में जो नर्व सेल है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो यही फंक्शन परफॉर्म करता है कि वो पूरी बॉडी को मैसेज देता है कि हमें किस किस तरीके से उसको चलाना है। यानी कि मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, और साथ ही साथ अपने एक्सप्रेशंस भी जो है वो दे रही हूँ, और आप सभी पढ़ रहे हैं, फ़ोन को उठा रहे हैं, फ़ोन को रख रहे हैं, बुक को खोल रहे हैं, बुक को बंद करें, तो ये सारे मैसेज कौन दे रहा है हमें, हमारी बॉडी को, ये दे रहा है हमारा नर्व सेल। एंड नर्व सेल का आपको पूरा का पूरा डायग्राम तो आता ही होगा, नर्व सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, आप सभी को पता है। तो आपको दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, पहली फेल द सेंसेशन ऑफ हर्ट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द रिस्पॉन्स to the stimuli by nerve cell are specialized cell which receive and transmit signals from one part to other cell that react to, यानी कि आपका जो नर्व सेल है वो ही हमें हमारी पूरी बॉडी को मैसेज देती है कि हमें इस चीज़ पर रिएक्शन देना है और इस चीज़ पर जो रिएक्शन है वो नहीं देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर सेल, यानी कि सेल के केस में जल्दी से देख के बता दो कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्स कैन बी इजली सीन विद नेक्ड आइज, तो ये तो बिल्कुल ही रोंग है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देख लिया था। नेक्स्ट आपका है इंसेक्ट्स एग इज नॉट अ सेल, ये भी रोंग है।
फिर है अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी भी देखते हैं, द साइज एंड शेप ऑफ सेल इज यूनिफॉर्म इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी आपका करेक्ट, जो गलत है वो हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन इसमें है नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल, इनमें से देखकर बताओ कि कौन सा जो है वो एक सेल नहीं है। तो आपका आरबीसी, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल आपका होता है, ठीक है, और बैक्टीरियम भी आपका सेल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी उसके अंदर भी सेल होता है, ठीक है। वायरस जो है उसको हम सेल नहीं मानते, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वायरस जो है वो इनसाइड बॉडी यानी कि जो होस्ट सेल है उसके इनसाइड रहकर ही लिविंग हो सकता है, अगर वो आउटसाइड होता है होस्ट सेल से तो क्या होगा, वो जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। ये हमने चैप्टर 2 में अपना पढ़ा था अच्छे से। द वायरस इज कंसीडर्ड एज इमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि हम पहचान नहीं पाते कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। इट इज नॉट कंसीडर्ड एज सेल बिकॉज इट कैन रिप्लिकेट और परफॉर्म लाइफ प्रोसेस आउटसाइड द होस्ट सेल, यानी कि वो क्या है, वो कोई भी जो लाइफ प्रोसेस है उसको क्या कर पाता है, उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है आउटसाइड द होस्ट सेल। और रेड ब्लड सेल इस तरीके के होते हैं, बैक्टीरिया का सेल आपका इस तरीके का होता है, ठीक है। वायरस जो है वो मैंने नहीं, ये बेसिकली ये वायरस है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, वायरस मैंने गलत बोल दिया, ये वायरस है, ठीक है। और आपका बैक्टीरिया के सेल मैंने आपको पहले ही दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन वाला, तो असर्शन वाले क्वेश्चन के लिए कलर चेंज। असर्शन, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बॉडी जो यूनिट है वो होती है बॉडी के लिए, तो ये करेक्ट है। असर्शन आपका रीजन क्या है, रीजन है आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड फ्रॉम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, बिल्कुल, क्योंकि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बहुत सारे मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बहुत सारे यूनिसेलुलर भी होते हैं, इसलिए भी करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं, इसीलिए आपका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। उसके बाद आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ गए हैं, तो देखो भाई इसको मैं पूरा रीड नहीं कर पाऊंगी, बहुत ही बड़ा है ये, और इसकी शॉर्ट ट्रिक अभी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप कुछ मेनली चीज़ें आप रीड कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और एक बार रीड करें, जल्दी से वीडियो को पॉज करें और एक बार रीड करें। मेरे ख्याल से ये पेज आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पेज ये भी मेरे ख्याल से आप सभी ने कर लिया होगा रीड। उसके बाद नेक्स्ट ये भी आप कर लीजिए जल्दी से रीड वीडियो को पॉज करके। फिर नेक्स्ट है ये छोटा सा, इसको भी रीड कर लीजिए। आई थिंक आपने पूरा रीड कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, which among the following scientists coined the term cell for the very first time, यानी कि इनमें से जल्दी से देख कर बताओ कि कौन सा जो हमारा वो था साइंटिस्ट, उसने क्या किया था, उसने बताया था कि सेल जो है वो भी कुछ, भाई सेल जो है वो भी कुछ होता है, सेल नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। तो ये कौन थे, आपने अगर अच्छे से पूरे पैराग्राफ को पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको आता होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है वो भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड आपका है सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है उसने डिफाइन किया था सेल के बारे में। फिर है डैश 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 आर यूज्ड टू कलर द पार्ट्स ऑफ सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि हम इनमें से कौन सी चीज़ जो है उसको लेते हैं सेल को कलर करने के लिए, जिससे कि हम उसको पूरे अच्छे तरीके से उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे देखते हैं और बताते हैं। देखो यहाँ से तो आपको रॉबर्ट हुक के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था कि सेल भी कुछ होता है, और किससे किया था, जो कोक होते हैं, स्लाइस ऑफ कोक है, उसकी मदद से किया था। अब जो डाई है, डाई किससे करते हैं हम, अपने सेल को, आप सभी ने देखा होगा जो अनियन पील है उसको भी आप सभी ने कलर किया होगा, तो उसको डाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेन्स मीन्स डाई का यूज़ करते हैं, ताकि वो कलर हो और उसका जो हर एक जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिख सके। तो स्टेन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है स्टेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर चेंज। Which among the following cells have characterized ब्रांच्ड शेप, यानी कि इनमें से जल्दी से देख के बताओ कि इनकी ब्रांच्ड शेप किस जो सेल है उसकी होती है। तो WBC, न्यूरॉन, RBC एंड अमीबा। तो ब्रांच शेप आपकी किसकी होती है, न्यूरॉन की होती है, नर्व सेल की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है।
देखी थी ना हमने अभी नर्व सेल की पिक्चर। उसके बाद है हैंस एग इज यानी कि जो मुर्गी का अंडा है वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो वही होता है सेल, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। मैंने बहुत बार रिपीट किया है, इसका आंसर सबको आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वॉज द सेल डिस्कवर्ड, यानी नहीं विच वॉज नहीं व्हेन वॉज द सेल डिस्कवर्ड, कि सेल जो है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, तो उसकी हुई थी 1665 में। 1665 में उसकी डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ से आपके सभी एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में एक छोटी सी कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी है, और हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए आती रहे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इंस्टाग्राम आईडी हमारी ओनली क्लासेस के नाम से, तो इसे भी जाके फॉलो कर सकते हैं एंड हमें डीएम कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हम आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, ऐसे ही पढ़ते रहिए।